हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है लॉ ऑफ डिमांड। और प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड विथ रेफरेंस टू द सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी पे डिस्कशन किया था कि आपका जो इक्विलिब्रियम है या कहें आपका जो सेटिस्फैक्शन है, यूटिलिटी है, वो किस तरह से आपके लॉ ऑफ डिमांड को डिटरमाइन करना है। सिंगल कमोडिटी और टू कमोडिटीज केस में हमने डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। उसके बाद अब इस लेक्चर में हम एक और इंपॉर्टेंट, एक और कंसेप्चुअल और टेक्निकल टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज रीजंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। या मैं कहूं व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स। एक्चुअली डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों हो रहा है? लॉ ऑफ डिमांड तो ये बोलता है कि प्राइस इंक्रीज होंगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, तो ये एक्चुअली ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स और कौन कौन से एक्सप्लेनेशंस रिस्पॉन्सिबल है, हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ ऑफ डिमांड पे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम एक बार लॉ ऑफ डिमांड नटशेल में डिस्कस कर लें। हमने ये डिस्कस किया था कि भाई लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली क्या बोलता है। इट शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। मींस अगर प्राइस इंक्रीज होगी तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी एंड वाइस वर्सा। मींस अगर प्राइस डिक्रीज तो क्वांटिटी डिमांडेड विल इंक्रीज। तो हमने ये डिस्कशन किया था, बट इसके पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं? भाई देखिए, याद रखिएगा, प्राइस बड़ी क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई, इसके पीछे प्योरली आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट करती है। प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेनेशन के अंदर बता चुका हूं कि जैसे ही प्राइस बढ़ती है तो किस तरह से उससे पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। इस वजह से बंदा क्या करता है, उसकी डिमांड कम से कम करता है, ठीक, फाइन। तो अब हम उन रीजंस को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से रीजंस एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल हैं जिस वजह से ये लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली इफेक्टिव होता है, ठीक है। तो वन बाय वन इन रीजंस पे बात करें तो हमारा जो फर्स्ट रीजन होता है दैट इज व्हाट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रीजन है। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आप ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। उससे रिलेटेड एक डेडिकेटेड लेक्चर भी है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे पूरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे प्लेलिस्ट के लिंक अवेलेबल है, फाइन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अगर आप इसको पूरा जाएं तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है ये लॉ, कि जैसे जैसे हम किसी भी एक सेम टू सेम कमोडिटी, होमोजीनियस प्रोडक्ट की सक्सेसिव यूनिट्स कंज्यूम करते जाते हैं तो हर सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, वो हमारी कम होती जाती है। जैसे अगर हमने फर्स्ट आइसक्रीम खाई तो अगर मान लें 500 यूटिल्स की इक्विवेलेंट मुझे सेटिस्फैक्शन मिला, क्योंकि इनिशियल यूटिलिटी हमेशा सबसे हाई होती है, तो उसके इमीडिएटली मैं अगर सेकंड आइसक्रीम खाऊंगा तो मुझे नेचुरली जो सेकंड आइसक्रीम से सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो इस 500 यूटिल्स से कम होगा। मेरी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या, जो इस nth यूनिट से मुझे जो यूटिलिटी है, जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर मुझे 500 यूटिल्स फर्स्ट कमोडिटी से मिले हैं तो नेचुरली सेकंड कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी मेरी अल्टीमेटली कम हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगी, 450, 400। अब जब थर्ड कंज्यूम करूंगा तो उससे और कम हो जाएगी, मींस हो सकता है 380 हो जाए, 370 हो जाए, और इस तरह से वो कम होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको स्पेसिफिक कमोडिटी के कंजम्पशन से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगी, और उसके बाद भी अगर आपने कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी विल बिकम्स नेगेटिव। तो पहला लॉ ऑफ डिमांड पे इंपैक्ट डालने वाला पहला रीजन होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब कैसे होता है साहब, ये बताइए पहले तो आप। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, जैसे जैसे हम सक्सेसिव, देखिए अगर हम कोई कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं तो पहली बात तो याद रखिएगा, कंजम्पशन के लिए आपके पास पे करने के लिए उसकी प्राइस होना चाहिए, और ये प्राइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक। सेकंड, आपको उससे कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। मेरे पास जैसे एक टेबल है, मैं उसमें वैल्यूज दे करके आपको इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूं। एक शेड्यूल मेरे पास है, एक कमोडिटी है जिसके कंजम्पशन की यूनिट्स दे रखी है 0 to 5। वैसे तो टेबल बड़ा है, बट हमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए 3-4 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, तो 0 to 5 मैंने ले ली। और मार्जिनल यूटिलिटी मींस, इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी को क्या बोलते हैं, MUX, ठीक है। MUX मींस कितनी यूटिलिटी हमने इससे डेराइव की, कमोडिटी के कंजम्पशन से कितनी यूटिलिटी डेराइव की। और एक बात याद रखिएगा, प्राइस ऑफ द कमोडिटीज ₹2 मींस जब भी आप कोई कमोडिटी परचेस करेंगे देन यू हैव टू पे ₹2 अगेंस्ट इट, चाहे वो फर्स्ट यूनिट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो। देखिए कभी भी कोई प्रोडक्ट उसके सेटिस्फैक्शन से आपकी उसकी वैल्यू डिटरमिन नहीं करता, ठीक है। उसकी वैल्यू की बेसिस पर आप उससे सेटिस्फैक्शन को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। देखिए अब हुआ क्या कि आपने लेट सपोज, जैसे मैं यहां पर आपने फर्स्ट कमोडिटी
कमोडिटी, जीरो के ऊपर तो कोई यूटिलिटी होती नहीं है। फर्स्ट कमोडिटी आपने कंज्यूम की और आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव की उस कमोडिटी से 40 यूटिल्स। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, इस 40 यूटिल्स के लिए आपने कितना रुपया पे किया? तो आप बोलेंगे सर 2 रुपया हमने पे किया। ठीक है, मींस 2 रुपए खर्च करके आपको 40 यूटिल्स मिली। ठीक है, तो पर रुपी स्पेंड कितनी यूटिल्स मिली? तो हम यहां लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, या मैं कहूं मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड। ठीक है, जो 1 रुपया आपने खर्च किया है उसके ऊपर आपको कितनी यूटिलिटीज डिराइव करने को मिल रही हैं। तो आप कहेंगे सर 40/2 20 यूटिल्स पर रुपी मुझे मिल रही है। मींस मुझे हर 1 रुपए खर्च करने के बदले में 20 यूटिल्स के इक्विवेलेंट सेटिस्फैक्शन मिल रहा है जब मैंने फर्स्ट कमोडिटी कंज्यूम की। चलो जी बढ़िया। अब आइए सेकंड कमोडिटी पे। अच्छा, सेकंड कमोडिटी के लिए अगेन वी हैव पेड ₹2। ठीक है, बट आप फ्रॉम सेकंड कमोडिटी वी आर डिराइविंग हाउ मेनी 38 यूटिल्स। देखिए, प्राइस तो अपने आप में कांस्टेंट रही, लेकिन यूटिलिटी डाउन हो गई। यूटिलिटी डाउन हुई मींस आप 38/2 इज इक्वल्स टू 19 यूटिल्स मिली। ठीक है, मींस अब आपको सेटिस्फेक्शन कम मिला, लेकिन पेमेंट उतना ही किया था जितना आपने फर्स्ट यूनिट के लिए पे किया था। तो बट फर्स्ट यूनिट से आपको हर 1 रुपए के बदले में 20 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, और सेकंड यूनिट से आपका 19 यूनिट का सेटिस्फैक्शन मिलेगा। फिर थर्ड यूनिट के लिए फिर आपने 2 रुपया दिया, लेकिन 36 यूटिल्स आपने डिराइव की, तो 36/2 इज इक्वल्स टू 18 यूटिल्स। फिर 28/2 इज इक्वल्स टू व्हाट? 14 यूटिल्स। 20/2 इज इक्वल्स टू 10 यूटिल्स। ठीक है, तो देखिए, जैसे जैसे आप एक सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हैं, आपके एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी सेम, वो प्राइस ऑफ द कमोडिटी सेम है, लेकिन उससे मिलने वाली यूटिल्स कम हो रही है। और उससे मिलने वाली यूटिल्स कम हो रही है, इस वजह से यूटिलिटी पर रुपी डिराइव्ड भी अपने आप में कम होती जा रही है। और कम होती जा रही है मींस बंदे को मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम होता है। और जब बंदे को सेटिस्फैक्शन कम होता है, प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में, कि जैसे ही बंदे का सेटिस्फैक्शन लेवल पर रुपी कम होता जाएगा तो वो लीस्ट इंटरेस्टेड होगा उसको खरीदने में। इसीलिए ऐसा होता है कि भाई बाय चांस आपकी प्राइस बढ़ जाती है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड अल्टीमेटली कम हो जाती है, और प्राइस कम हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बढ़ जाएगी। क्या हो अगर मैं इसकी प्राइस को कम कर दूं बाय चांस? ठीक है, अगर मैं इसकी प्राइस को कम कर दूं, देखिए अगर मुझे इसको मेंटेन करना है 20 यूटिल्स पर रुपी पर, तो नेचुरली मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर ये भी कम हो रहा है तो नेचुरली मुझे साथ में प्राइस भी कम करता जाऊं। हर एक कंजम्पशन के साथ जो नेक्स्ट यूनिट है, अभी इसमें प्राइस कांस्टेंट है, सब पे 2 रुपीज। बाई चांस आप ये मानिए कि भाई आपको फर्स्ट यूनिट से 40 यूटिल्स मिली, 2 रुपया पे किया, 38 से आपको सेकंड यूनिट से आपको 38 यूटिल्स मिली, अब भी आप 2 पे कर रहे हैं। क्या हो अगर इसकी वैल्यू हम डाउन कर दें? तो जैसे ही वैल्यू डाउन होगी तो नेचुरली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी डाउन होगा, लेकिन प्राइस भी डाउन हो गई तो मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड फिर उसी लेवल पर आ जाएगी। और अगर वो उसी लेवल पर आ जाएगी तो बंदा विलिंग रहेगा उसको पे करने के लिए, आगे और खरीदने के लिए। इसी तरह से जब थर्ड यूनिट कंज्यूम करूंगा और अगर यूटिलिटी डाउन हो गई और प्राइस भी डाउन हो गई तो फिर मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट हो जाएगी। तो अगर मुझे इसको कांस्टेंट करना है तो मुझे MUX में जैसे कम होता जा रहा है तो PX भी कम होता जाएगा, तो ये कांस्टेंट रहेगी। और कांस्टेंट रहेगी तो बंदा आगे पे करने के लिए विलिंग रहेगा। इसीलिए जब प्राइस डाउन होती है तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड जो है वो बढ़ जाती है, और बंदा क्या होता है और खरीदने के लिए विलिंग होता है। तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा, और अगर प्राइस बढ़ गई तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंड जो होती है वो डाउन हो जाती है, और जब डाउन होती है तो बंदा कम कंज्यूम करने के लिए विलिंग होता है। तो फर्स्ट रीजन हमारा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो आपके लॉ ऑफ डिमांड को डिटरमाइन और डिफाइन करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकंड रीजन इज व्हाट? इनकम इफेक्ट। ठीक है जी, अब ये इनकम इफेक्ट को समझने के लिए कि भाई इनकम इफेक्ट का कंसेप्ट क्या होता है, मैं इससे पहले आपको एक कंसेप्ट बताऊं, क्या कंसेप्ट ऑफ रियल इनकम। वैसे ये रियल इनकम का कंसेप्ट बहुत ही डिटेल में मैं आगे कोई वीडियो आपको बना दूंगा, बट अभी फिलहाल आपको सिर्फ इसके पॉइंट ऑफ व्यू समझ लीजिए फटाफट के अंदर। रियल इनकम का मीनिंग होता है इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके जो इनकम आपके पास एक्चुअली बचती है। एक तो आपकी अर्न इनकम होती है, एक्चुअल इनकम की कोई बंदा 100 रुपया अर्न कर रहा है बाई चांस मान लीजिए, ठीक है,
ये हमारी अर्नड और एक्चुअल इनकम होती है। रियल इनकम जो होती है वो जो इनकम आपकी सेव्ड होती है या जो आपकी इनकम एक्स्ट्रा लग जाती है, ठीक है। होता यह है कि जैसे ही किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो बंदे की जो रियल इनकम है वो कम हो जाती है, और रियल इनकम जब कम होती है तो उसको बराबर करने के लिए वो क्या करता है, क्वांटिटी डिमांडेड को कम कर देगा। जैसे लेट सपोज फॉर एग्जांपल किसी बंदे के पास 100 रुपया है, ठीक है, और कोई कमोडिटी है जिसकी प्राइस मान लें 10 रुपए, ठीक है। अब 10 रुपए पर ये बंदा 5 यूनिट एक्चुअली परचेस करता है, तो प्राइस जब 10 रुपया थी तो यूनिट कितनी थी, 5 यूनिट्स ये परचेस कर रहा था, ठीक है। अब जैसे ही इसकी प्राइस बढ़ करके 12 हो गई है ना, बाय चांस मान लें, तो प्राइस इंक्रीज हो गई, तो नेचुरली अब अच्छा 10 इंटू 5 कितना, 50 रुपया खर्चा होता था पहले। अब अगर ये 5 यूनिट्स परचेस करता है तो 60 रुपीज स्पेंड करना पड़ेंगे इस बंदे को। इसका मीनिंग ये कि जहां पहले वो 50 रुपीज किसी स्पेसिफिक कमोडिटी पे स्पेंड कर रहा था, अब 60 रुपीज स्पेंड कर रहा है, तो इसकी रियल इनकम जो है वो 10 रुपए से डाउन हो गई। अब जब ये रियल इनकम 10 रुपए से डाउन हो गई तो रियल इनकम को वापस पहले वाली कंडीशन पे लाने के लिए ये क्या करेगा, क्वांटिटी डिमांडेड को कम कर देगा। ये बोलेगा 12 रुपए के अंदर भाई मैं अब पहले 12 इंटू 12 रुपए पर 4 यूनिट्स ही परचेस करूंगा, जिससे क्या होगा, मेरी इनकम 48 हो गई और मेरी रियल इनकम वापस घूम फिर कर उसी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड पर आ जाएगी। तो इनकम इफेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनकम इफेक्ट से भी आपके लॉ ऑफ डिमांड को सपोर्ट मिलता है, और वो इनकम इफेक्ट में कौन सी इनकम होना चाहिए, रियल इनकम। ऐसे ही अगर इसकी प्राइस डाउन हो जाती है, लेट सपोज इसकी प्राइस कम हो करके बाय चांस 8 रुपए हो गई, लेट सपोज 8, तो 5 यूनिट्स अगर ये परचेस करेगा तो 40 रुपए खर्च होंगे, तो 50 से 40 मीन्स इसकी 10 रुपए से इसकी रियल इनकम बढ़ गई। तो वो ये सोचता है कि इस रियल इनकम को मैं इसी के अंदर और लगा दूं, तो क्या करेगा वो, बाय चांस 1 यूनिट और परचेस कर लेगा, तो 6 8 जा 48 रुपीज, तो वापस इसकी रियल इनकम घूम फिर कर इसी लेवल के ऊपर एक्चुअली आ जाएगी। फाइन, तो ये हमारा इनकम इफेक्ट मींस बंदे की इनकम जो होती है वो भी लॉ ऑफ डिमांड को डिटरमाइन करने के काम में आती है, और स्पेसिफिकली नॉर्मल इनकम नहीं, यहां पर हम बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द रियल। एक थर्ड पॉइंट है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है जी। अब ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखिए, 3 इफेक्ट होते हैं, एक प्राइस इफेक्ट, एक इनकम इफेक्ट और एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट तो मैंने बताया आपको, रियल इनकम की बात कर रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सब्स्टिट्यूट गुड्स से बना हुआ है। देखिए अगर किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, तो वो बंदा जो होता है उस क्लोज सब्स्टिट्यूट की तरफ भागता है जहां उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। लेट सपोज जैसे हमने पढ़ा है कि भाई टी एंड कॉफी है, कोक एंड पेप्सी, या प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बॉल पेन, इंक पेन, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहां पर प्राइसेस ऑफ टी, पीएक्स, एक्स कमोडिटी हमारी क्या है, टी है, और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी, ठीक है। मान ले प्राइस 10 रुपए थी, और मान ले एक इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट जो कॉफी है उसकी प्राइस भी कितनी है, 10 रुपया है, ठीक, फाइन। अब 10 रुपए प्राइस के ऊपर अल्टीमेटली क्वांटिटी डिमांडेड मान ले इसकी 50 यूनिट्स थी। इसके अलावा आप थोड़ी बहुत कॉफी भी कंज्यूम करते थे 10 रुपए पर, ठीक है। मान ले 10 रुपए के ऊपर कॉफी आप कंज्यूम करते थे 20 यूनिट्स, ठीक है, 10 रुपए कॉफी की प्राइस थी। अब अगर बाय चांस मान लें कि टी की प्राइस हमारी कम हो जाती है, ठीक है, 8, ठीक है। अब पहले कितना खर्च करता था, 500 रुपए इधर खर्च करता था और 200 रुपए इधर खर्च करता था। इसका मीनिंग क्या होगा, 700 रुपए टोटल स्पेंड करता था। बाय चांस मान ले अगर आपकी टी की प्राइसेस डाउन हो गई, तो बंदा क्या करता है, वो देखता है कि भाई मेरी टी की प्राइसेस डाउन हो गई और मैं 50 यूनिट्स परचेस करता हूं तो 400 रुपए खर्च होंगे, और कॉफी पर 10 रुपए से 20 यूनिट्स परचेस करता हूं तो 200 रुपए खर्च होंगे। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहां काम करेगा। वो बंदा क्या करेगा, इसके कंजम्पशन को डाउन कर देगा और इसके कंजम्पशन को अल्टीमेटली बढ़ा देगा। वो बोलेगा भाई नहीं खरीदनी कॉफी अब मुझे महंगी पड़ रही है, इससे बेटर है मैं क्या करूं, है तो दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो वो ये क्या करेगा कि भाई मैं कॉफी की बजाय चाय को और ज्यादा कंज्यूम करूंगा। तो जैसे ही सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये बताता है कि भाई जो भी उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट है उसकी प्राइसेस चेंज होने से, या हमारी, चलो उसकी प्राइसेस को आप कांस्टेंट कर दो थोड़ी देर के लिए, हमारी जो कमोडिटी जिसको हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमारा एक्स कमोडिटी है, उसकी प्राइसेस के अप एंड डाउन होने से सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइसेस के ऊपर, सब्स्टिट्यूट गुड्स के कंजम्पशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। बाय चांस अगर ये चाय महंगी हो जाए 13 या 15 यूनिट्स, 50 रुपीज पर यूनिट, और कॉफी की प्राइस 10 ही रहे, तो बंदा बोलेगा कि भाई अब 50 यूनिट जो मैं 50 किलोग्राम जो पहले
पहले परचेस करता था, इसको कम करके मुझे कॉफी का कंजम्पशन बढ़ा देना चाहिए। तो होता क्या है, जब इसकी प्राइस बढ़ी तो इसका कंजम्पशन हमने कम कर दिया और जो कॉफी का कंजम्पशन हमने बढ़ा दिया, ठीक है। जब इसकी प्राइस कम हुई तो इसका कॉफी का कंजम्पशन कर दिया और इसका प्राइस हमने बढ़ा दिया। ये कहलाता है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। फोर्थ पॉइंट है हमारा साइज ऑफ पोटेंशियल कस्टमर्स, या हम उसको बोले कंज्यूमर ग्रुप, पोटेंशियल कस्टमर्स या कंज्यूमर्स बोले उसमें, है ना, या जिसको हम किसी बुक में आपको कंज्यूमर ग्रुप लिखा हुआ मिलेगा। अब ये कंज्यूमर ग्रुप का मीनिंग एक्चुअली होता क्या है, देखिए अगर कोई प्रोडक्ट महंगा है बाय चांस, ठीक है, तो एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ इनकम, हमने देखा हो लेवल ऑफ इनकम के हिसाब से लोगों की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं उसमें। एक तो जो होंगे सुपर रिच होंगे, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल होंगे, उससे नीचे फिर सुपर रिच आएंगे, फिर रिच क्लास आएगा, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, फिर पुअर पीपल, बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे लोग क्या होंगे उसके अंदर आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखें होता क्या है कि भाई बाय चांस अगर किसी कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ी हुई है, ठीक है, मान ले कमोडिटी है 100 रुपया है और उसकी प्राइस, उसकी टोटल क्वांटिटी डिमांडेड मान लें 100 यूनिट्स ही एक्चुअली होती है, ठीक है। अब बाय चांस इसकी प्राइस कम हो गई और कम होकर के 80 रुपीज आ गई, ठीक है। तो देखिए पहले 100 रुपीज जब थी, जब इसके पोटेंशियल कस्टमर्स अलग थे, वो लोग जिनकी पेइंग कैपेसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा थी, वही लोग इसको अफोर्ड कर सकते थे और परचेस कर सकते थे, ठीक, फाइन। अब जैसे ही इसकी प्राइस डाउन हुई तो कुछ लोग ऐसे हैं जो लोअर इनकम ग्रुप के थे, वो भी अब इसको परचेस करने के लिए कैपेबल हो गए। तो कैपेबल हो गए तो नेचुरली अब वो और इसको परचेस करेंगे तो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स बढ़ जाएंगे। तो क्या होगा, हमारी यूनिट्स लिख देता हूं, सॉरी, यूनिट्स कंज्यूम जो होगी वो अल्टीमेटली क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे ही हमारा पोटेंशियल कस्टमर्स बढ़ते हैं, साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप हमारा बढ़ जाता है, तो नेचुरली उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप कब बढ़ेगा, जब बेसिकली उसकी प्राइस कम होगी तो लोग क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा उसको परचेस करेंगे। और ऑन द अदर हैंड अगर इसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो प्रेजेंट प्राइस के ऊपर जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते थे अब उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, और अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो उसको कंज्यूम भी नहीं करेंगे, और कंज्यूम नहीं करेंगे तो नेचुरली उसकी डिमांड भी हमारी गिर जाएगी। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा डिफरेंट यूजेस। देखिए ये डिफरेंट यूजेस के अंदर एक सबसे अच्छा एग्जांपल मिल्क का ही होता है, ठीक है। और आपको किसी भी बुक के अंदर आप ढूंढेंगे तो यूजुअली आपको मिल्क का ही एग्जांपल लिखा हुआ मिलेगा। अभी ये मिल्क ऐसी चीज है जो डायरेक्टली भी कंज्यूम की जाती है और नेचुरली उसके मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत सारे बनते हैं, और हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल्क प्रोडक्ट को कंज्यूम करते ही करते हैं, ठीक है। या तो डायरेक्टली मिल्क कंज्यूम करते हैं या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स में उसके टी भी बन जाती है, उससे चीज और आइसक्रीम जो भी आप बोले वो प्रोडक्ट उससे बन जाता है। तो जैसे जैसे जिस प्रोडक्ट के यूजेस बहुत ज्यादा होंगे तो नेचुरली उसकी डिमांड भी ज्यादा होगी। अब ये मिल्क हमारी कंट्री के अंदर कंजम्पशन के लिए, डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए भी यूज होता है, चाय बनाने के, कॉफी बनाने के काम में भी आता है, मिल्क शेक बनाने के काम में भी आता है, आइसक्रीम बनाने के काम में भी आता है, चीज बनाने के काम भी आता है, बटर बनाने के काम भी आता है। तो जैसे ही इसके यूजेस किसी कमोडिटी के अगर बहुत ज्यादा होंगे तो नेचुरली उस कमोडिटी की डिमांड भी अल्टीमेटली ज्यादा होती है, फाइन। तो ये हमारे 5 रीजंस बेसिकली थे, उसमें से जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट रीजंस हैं वो ये वाले होते हैं और टेक्निकल होते हैं एक्चुअली। ये तो क्या है, फिर भी आपको चीज जल्दी समझ में आती है। तो ये 3 टेक्निकल रीजंस को बहुत ध्यान से अगर एक्चुअली आप लिखेंगे, कुछ बुक्स के अंदर तो आपको यही 3 टेक्निकल रीजंस लिखे हुए मिलते हैं, कुछ बुक्स के अंदर ये 5 होते हैं। तो भाई वो जो 5 थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, बट स्पेशली स्टार्टिंग के 3 रीजंस बहुत ज्यादा टेक्निकल होते हैं, इनके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दें और इसका एक्सप्लेनेशन प्रॉपर्ली समझे तो ये आपके कंसेप्ट को भी अल्टीमेटली क्लियर करेगा। फर्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड इज इनकम इफेक्ट, थर्ड इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, फाइन। और उसके अलावा फिर ये 2 हमारे, तो ये हमारे रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड थे। व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, इसका आंसर देते थे। आई होप आपको ये क्लियर होंगे। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जितनी जल्दी होगा पढ़कर रिप्लाई करने का उसका ट्राई करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है तो आप इसको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के, अपने कलीग्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को हिट करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी सेकेंडरी।